अच्छा, जो जेई मेन और जेई एडवांस की जो मैथ है, उसकी जो थ्योरी है, उसको मुझे लगता है कि हमें लॉजिकली समझना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में काफ़ी लॉजिक होता है। हमें ये ढूंढना चाहिए कि जिस बंदे ने थ्योरी ढूंढ ली है उसने क्या सोच कर ढूंढी होगी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अपने को ये पता है कि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है अपने को। जैसे अगर कोई भी नंबर है 3, 7, 8, 4, जैसे मान लो यही है। अब कोई बंदा कहे कि भाई ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे। तो या तो हम 3 से डिवाइड कर ले, लेकिन वो थोड़ी लेंथी पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, इनकी डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 7 22। तो ऐड करने पे जो भी आया, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब किसी ने सोचा तो ऐसा क्यों किया। अच्छा, तो एक चीज और देखते हैं। जैसे मान लो 48 लिखा है, तो अगर इसको यूनिट और 10th प्लेस के डिजिट में अलग अलग ब्रेक करना होगा, तो हम लिखेंगे ये जो यूनिट प्लेस है ये तो एक बार मल्टीप्लाई होएगा, नाम ही है यूनिट, प्लस में जो 100th प्लेस पर है, सॉरी 10th प्लेस पर है, ये 10 बार मल्टीप्लाई होएगा। तो तभी तो 40 + 8 होएगा। अच्छा, अब जैसे 396 होता मान लो, तो ये वाला एक बार मल्टीप्लाई होता, प्लस में ये वाला 10 बार, प्लस में ये वाला 100 बार, तभी तो 300 + 90 + 6 396 बनता। अब जैसे 3 की डिविजिबिलिटी की बात करें, तो जैसे ये ले लो 396 ही ले लो। तो अब इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे कोई भी नंबर है ना, जैसे आप 3784 ही ले लो, इसको अपन इसके अंदर ब्रेक करके लिखेंगे। इसको लिखेंगे 3 × 1000 प्लस में 7 × 100 प्लस में 8 × 10 प्लस में 4। अच्छा, अब क्या करेंगे, अपने को ये चीज पता होती है कि जैसे 9999 ऐसे 99 के कितने भी नंबर के डिजिट हो, 3 उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस 1000 को भी ब्रेक कर लेंगे। इसको लिख लेंगे 3 × 999 प्लस में 3। क्या मैं लिख सकता हूँ 1000 को ब्रैकेट में, मान लो आप 999 + 1, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 3 × 999 प्लस में 3 × 1 जो कि 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर भी इसको लिख लेंगे 7 × 99 प्लस में 7। ऐसे इसको भी लिख लेंगे 8 × 9 प्लस में 8, और ऐसे 4 तो चल ही रहा है अपना। अच्छा, अब इससे होगा क्या, अपने को ये पता है कि इस चीज को 3 डिवाइड कर देगा क्योंकि इसमें 999 है। अपने को ये पता है इस चीज को भी 3 डिवाइड कर देगा क्योंकि इसमें भी 99 मल्टीप्लाई है, इसको भी 3 डिवाइड करेगा। अब अगर इन सबको जोड़ने पर अगर 3 इनको डिवाइड कर देता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि पूरे नंबर को डिवाइड कर देता है 3। ऐसा बना के कहीं तक भी जा सकते हैं। 10,000 होगा तो 4 बार 9 आ जाएगा, इस तरह। तो अब अगर इस चीज को 3 डिविजिबल कर देगा, तो क्या नहीं कह सकते कि पूरे नंबर को डिविजिबल कर देगा। तो यही इसका लॉजिक था। तो अब अल्टीमेटली हुआ क्या, अपन ने इन डिजिट्स को ही तो ऐड किया, तभी तो अपन ने बोला अगर इन डिजिट्स को ऐड करने पे 3 अगर डिवाइड कर देगा तो वो पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा। तो इसके पीछे का लॉजिक ये था। ऐसे 4 के अंदर होता है, 4 के अंदर जब ऐसे ब्रेक करते हैं ना, तो हम यहां से शुरू होते हैं, यहां से क्या है, 4 जो है वो 100 को डिवाइड करेगा, 4 जो है वो 1000 को डिवाइड करेगा, 10,000 को करेगा, और ऐसे आगे चलते जाओगे तो सबको करेगा। बस 4 क्या है, इन दोनों को नहीं करता है, मतलब कर सकता है वो, लेकिन हर बार करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर 4 इनको डिवाइड कर देगा तो पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा। और इसलिए 4 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो ये है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर 4 लास्ट के 2 डिजिट्स को अगर डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, तो वो पूरे नंबर को भी डिवाइड कर देगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेते हैं। अगर वो पूछे डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, तो हम बता देंगे इस तरह। और अगर वो बोले कि मान लो इस चीज में अगर मैं 3 का डिवीजन करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो उसके अंदर भी शॉर्टकट है। यहाँ पे जैसे आप पूरे को 3 से डिवाइड करोगे, तो क्या मैं उसको अलग अलग लिख सकता हूँ, पूरे को 3 से डिवाइड में लिख दूंगा, दिस बाय 3, दिस बाय 3, दिस बाय 3 एंड सो ऑन।
अच्छा, अब ये तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो यहाँ से कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा, यहाँ से कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा, यहाँ से कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा। हाँ, इसके अंदर जो भी ऐड हो रहा है उससे हमें रिमाइंडर मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं डिजिट्स को ऐड कर दूं और ऐड करने के बाद जो भी आएगा अगर उसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, वही रिमाइंडर तब बचेगा जब मैं पूरी डिजिट को 3 से डिवाइड करूँ। ऐसे 4 के अंदर भी, 4 के साथ भी है। अगर 4 से कोई कहे कि भाई इस नंबर को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं लास्ट के 2 डिजिट को मैं डिवाइड कर दूंगा, बस जो भी रिमाइंडर बचेगा ना, वही रिमाइंडर बचेगा जब आप पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करोगे। ऐसे 8 के अंदर लास्ट के 3 डिजिट हो जाते हैं, क्योंकि वो 1000 को भी कंप्लीटली नहीं, 100 को भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, तो उसमें लास्ट की 3 डिजिट्स को देखना होता है, और 1000, 10,000, 1 लाख इन सबको कर देता है, तो उसकी डिविजिबिलिटी 3 नंबर्स तक हो जाती है। अच्छा, अब हम कुछ आइडेंटिटीज की बात करेंगे जो कि अलजेब्रा की आइडेंटिटीज है और जेई मेन, जेई एडवांस और बोर्ड्स में भी काफी काम आती हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा, एलसीएम एंड एचसीएफ जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स कह लो, उनका तो हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन जैसे फ्रैक्शंस में हो, जैसे 3/8, 4/7, 6/3 या कितने भी, भाई इनको कहते हैं कि इनका एलसीएम या एचसीएफ निकालो, तो उसका सिंपल सा रूल है, वो कितने ही आपको फ्रैक्शंस दे दे, अगर इनका एलसीएम पूछ रहा है, पहले नंबर पे अगर वो एलसीएम पूछ रहा है, तो जो इनका एलसीएम होगा वो होगा न्यूमिनेटर का एलसीएम, न्यूमिनेटर मतलब जो इस बार के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, तो इन सब का एलसीएम जो ऊपर लिखे हुए हैं डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो जब वो एलसीएम पूछे फ्रैक्शंस का, कितने भी फ्रैक्शन हो, 2, 3, 4, 5 जितने भी, उसके अंदर कुछ नहीं करना है, न्यूमिनेटर जो ऊपर डिजिट्स हैं उनका एलसीएम ले लेना है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो है उनका एचसीएफ ले लेना है। और जब हमें एचसीएफ लेने को कहा जाए, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, तो हमें न्यूमिनेटर का तो एचसीएफ लेना है और डिनोमिनेटर का जो है वो एलसीएम लेना है, मतलब इसमें अपोजिट चलता है। जब एलसीएम लेना है तो ऊपर एलसीएम लेना है और नीचे एचसीएफ, और इसमें जब एचसीएफ लेना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे एलसीएम, स्ट्रेट का स्ट्रेट और इसमें भी स्ट्रेट का स्ट्रेट, नीचे अपोजिट है। ये याद करने का है, मैंने ऐसे याद कर रखा, आप देख सकते हैं। अब जैसे कि मान लो इन 3 का ही अपने को लेना है, मान लो एलसीएम ले रहा है, तो इन 3 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा ऊपर वालों का एलसीएम, तो 3, 4, 6 का एलसीएम क्या हुआ 12, तो 12 डिवाइडेड बाय नीचे वालों का एचसीएफ, तो 8, 7, 3 का एचसीएफ क्या हुआ 1, तो इन तीनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम है वो 12 हो जाएगा। अच्छा, और एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में क्या है, अब ऊपर वालों का एचसीएफ, न्यूमिनेटर्स का एचसीएफ लेना है, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या है भाई 1 ही है ना भाई, 2 इसको नहीं कर रहा, हाँ तो 1 है एचसीएफ, और नीचे वालों को एलसीएम लेना है। तो अब इन तीनों में कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है नहीं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो 8 7 जा 56, 56 को 3 से किया तो 53 जा 150 और 6 3 जा 18, 168, शायद यही आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना। तो इसका एचसीएफ ये हो जाए, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ना। ये क्या काफी बार काम आ जाता है। अब इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज, जैसे कुछ तो बेसिक है अपने को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, अपने को पता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, असल में आइडेंटिटी नहीं है। आप जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है, आप इसको 2 बार लिखोगे,
स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये होएगा तो ए स्क्वायर, ये होएगा तो ए बी प्लस ए बी तो वो 2ab, और प्लस में ये वाला बी स्क्वायर। अच्छा एक नेक्स्ट आइडेंटिटी याद कर लेते हैं, जैसे इसने तो 2 डिजिट्स तक लिया है, अगर वो 3 तक ले तो भाई तो भी कुछ नहीं, इनका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ इनके जो दो दो के पेयर बनेंगे वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर वो कितने भी दे दे, मतलब a प्लस बी प्लस कितने भी दे दे, उसमें कुछ भी नहीं करना, पहले तो सबका स्क्वायर इंडिविजुअल का, सबके स्क्वायर का सम, फिर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई करके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे, जैसे ए बी ए सी ए डी फिर बी सी बी डी इस तरह के, जैसे ए बी प्लस बी सी ऐसे जितने बने। अच्छा इनका यूज क्या आता है, इनका यूज काफी बार आता है, जैसे कि मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में तो 2 हो गए, मान लो यहाँ पे n टर्म्स हैं, तो x की पावर n की एक इक्वेशन है, तो उसमें ये पार्ट तो क्या बता रहा है, ये पार्ट बता रहा है सम ऑफ रूट्स, अगर उस x की पावर n की इक्वेशन के रूट्स a b c और n तक हैं, तो ये पार्ट्स क्या बता रहा है, स्क्वायर ऑफ मतलब हर रूट्स के स्क्वायर का सम, और ये पार्ट बता रहा है 2 2 के पेयर में। अच्छा इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो अपने को सीधा पता है, माइनस, जैसे इसके अंदर सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, माइनस बी अपॉन ए, तो असल में हम ये ना लिख के हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस, नीचे तो आ जाएगा x की पावर स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ऊपर आ जाएगा x की पावर b, क्या हुआ b मतलब x की पावर 1 का कोफिशिएंट ना, हाँ तो x की पावर 2 माइनस 1 का कोफिशिएंट। अच्छा 2 माइनस 1 का मतलब हुआ भाई नीचे तो सॉरी यहाँ पे माइनस 1 की पावर 1 दिया है, नीचे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर होता है अगर n डिग्री की अगर इक्वेशन है तो, और यहाँ पे भी हमेशा n आता है अगर n डिग्री की इक्वेशन है, पर यहाँ पे भी माइनस 1 आएगा, लेकिन इसकी पावर जो 1 है और यहाँ पे जो मैंने माइनस 1 किया है ये हर बार बदलेगा। ये इसको शो कर रहा है कि तुमने रूट्स के जो प्रोडक्ट है उसको कितने पेयर में लिया है, तो मैंने यहाँ तो 1 ही लिया है भाई, a है b है, यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स लिया है a b, जैसे a b b c c a, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो असल में हम ये लिखते हैं कि अगर जैसे मैं समीशन कर दूं k बराबर 1 से लेके जितने भी हैं मतलब n तक मान लो, और जैसे अल्फा 1 बीटा, अल्फा की टर्म्स में ले लेते हैं, अल्फा 2 ऐसे अल्फा k तक के पेयर्स हैं ये, और ये n तक जाएगा जितने पेयर्स बनेंगे, तो सम ऑफ इक्वेशंस में ये आ जाता है माइनस 1 की पावर k कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस k अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन पढ़ लेंगे, पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ, पर कोई नहीं, ये देख लो एक बार, जैसे x की पावर n की इक्वेशन जो होगी उसके रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे के पेयर में लिया है, के को एक साथ मल्टीप्लाई करके जितने पेयर बनेंगे उसका ये फॉर्मूला हो जाता है। तो अब ये तो शो कर रहा है कि एक एक पेयर लेके तुमने सम किया है, ये शो कर रहा है कि 2 2 पेयर लेके उसने सम शो किया है। तो कई बार क्या वो इक्वेशन दे देता है और ये पूछ लेता है तुमसे, तो तुम इक्वेशन से ये निकाल सकते हो और ये निकाल सकते हो, और फिर इस इक्वेशन के थ्रू तुम ये निकालोगे, तो वहां पे काम आ जाता है। अच्छा तो अब हम सिर्फ आइडेंटिटीज की बात करेंगे, टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। एक अपनी a माइनस बी के स्क्वायर वाली हो जाती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो याद ही होगी। एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली हो जाती है, a माइनस बी
ए प्लस बी, ए प्लस बी के होल क्यूब की हो जाती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अच्छा, a माइनस बी के होल क्यूब की मैं इसके अंदर ही लिखता हूँ, आपकी बुक्स में ऐसे लिखा होता है। जैसे a प्लस चलेगा तो प्लस 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 चलेंगे, अगर a माइनस बी के होल क्यूब के तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ऐसे इसके अंदर भी लिख सकते हैं, अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो ये हो गया। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर की होती तो यहाँ तो तब भी प्लस ही रहता और यहाँ तब प्लस आ जाता। तो लिखने का एक तरीका है कि अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह काम आती है। यहाँ पे जो साइन है वो साइन ही यहाँ आएगा, ए प्लस बी, फिर नया ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी अपन कंपेयर करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ओर लिख देते हैं। इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जो यहाँ साइन है वो ही यहाँ साइन आएगा, जो यहाँ है एज इट इज यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा स्क्वायर्स के बीच में, और जो यहाँ साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ आएगा, जो यहाँ साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ आएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट में कह सकते, इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, ये क्या अपन फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं तो अपन यूज्ड हो जाते हैं, अपने को याद हो जाते हैं, ये याद रुकती नहीं है, काम ही काफी आती है। अच्छा, ये वाली अपन तब कर ही ली। एक ये वाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इसको लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अच्छा, इसको ना एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे अपन लिख लेते हैं, इस चीज को ही लिख रहे हैं ना नीचे, मैंने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया और इस सेकंड वाले ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब नीचे 2 से किया और ऊपर 2 से जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर ले आ गया इसके अंदर। तो क्या बन गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अच्छा, इनको अलग अलग लिख देते हैं, एक a स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, एक a स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, एक b स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, एक b स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, एक c स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, एक c स्क्वायर को यहाँ लिख दिया। 2 हो गए ना सारे 2 टाइम्स। ये माइनस 2ab को यहाँ लिख दिया, माइनस 2bc को यहाँ लिख दिया, माइनस 2ca को यहाँ लिख दिया। ये ब्लैंक छूट गया पर ये साथ ही है ना थोड़ा सा। अच्छा, तो अब क्या बन गया अपने पास, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये होल ब्रैकेट। अच्छा, इसका यूज देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी का। वो क्वेश्चन में कई बार ये दे देते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये ऐसे कह देगा इक्वल्स टू 3abc। अच्छा, तो इसमें होता क्या है, या तो वो फिर ये बोलेगा a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, कोई भी किसी का इक्वल नहीं है, या फिर वो ये बोल देगा कि भाई abc जो है वो एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट है और रूट्स उसके इक्वल नहीं है कोई भी, या तो वो ये भी बोल सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं इधर ले आऊंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, सॉरी ए बी सी, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। और ये चीज है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये भी 0 हुआ क्योंकि आइडेंटिटी है, ये चीज इसके इक्वल है। और अब ये चीज इसके इक्वल है, इसमें 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ब्रैकेट तो ये
एक ब्रैकेट ये। अच्छा ये ब्रैकेट जीरो नहीं हो सकता है। जीरो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पहली बात तो a माइनस बी जीरो नहीं है, क्योंकि उसने a और b को इक्वल नहीं बताया। a और c भी जीरो नहीं है, और b और c भी b माइनस c भी जीरो नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो कोई चीज स्क्वायर में चाहिए नेगेटिव हो चाहिए पॉजिटिव हो, जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और किन्हीं भी तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा। या तो ये तीनों जीरो होती तब ये जीरो बनता, लेकिन तीनों जीरो है नहीं क्योंकि इक्वल्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्रैकेट जीरो है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा अगर उसने ये कंडीशन दी है। वो देता है, इस टाइप का क्वेश्चन देगा, बोर्ड्स में भी आ सकते हैं और जेई मेन में भी आ सकते हैं, हालांकि एडवांस में कुछ और टाइप करके दे देगा। एक ये लिख लेते हैं अपन, हालांकि मेरे भी याद नहीं रहती, पर रह जाए तो कर लेना, काम आ जाती है। एक और आइडेंटिटी जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या याद नहीं करेंगे, याद रुकती नहीं है, या एग्जैक्ट इसी फॉर्म में आए इसकी भी कोई मतलब काफी कम प्रोबेबिलिटी होती है, वो इस टाइप में कभी आएगी। तो अच्छा, तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें जो a स्क्वायर है ना, इसको थोड़ा ब्रेक करके डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे a की पावर 4 प्लस में 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a स्क्वायर होगा, और यहाँ पर प्लस 1 ये वाला। अब ये जो चीज है ये आपकी इस फॉर्म में बन गई है, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1। अब ये पूरा अगर मान लो x मान लो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये वाला चल ही रहा है। अच्छा, इससे क्या हुआ, अब ये अपना पूरा अगर आप वापस से मान लो x ही मान लो, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वो है आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाता है। तो इसमें क्या करता है कि कई बार इसको अगर उसने जीरो बता दिया है और आपको ये पता लग गया कि ये जीरो नहीं है, तो फिर ये जीरो होगा, या ये जीरो नहीं है तो ये जीरो होगा, तो उसका कुछ यूज हो सकता है क्वेश्चंस में। तो मेरे आईडी के अंदर तो सारी प्रॉपर्टीज अपन ने देख ही ली हैं, इतनी काम आती हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।